हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आज हम अपनी फटाफट रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन संबंधित थे पुष्यभूति वंश से, जो वर्धन वंश भी कहलाता था। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, इसके पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति थे। और उसके बाद उनके पुत्र प्रभाकर वर्धन, जो कि वास्तविक संस्थापक थे पुष्यभूति या वर्धन वंश के, वो गद्दी पर बैठे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थीं। पहला राज्यवर्धन, जो उनके पुत्र थे, दूसरे हर्षवर्धन, और तीसरी उनकी एक कन्या थी, पुत्री थी राजश्री। कौन? राजश्री। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? मौखरी वंश के गृहवर्मा के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या था? गृहवर्मा की हत्या कर देता है। कौन करता है? गृहवर्मा की हत्या कर राजश्री को जेल में डाल देने वाला कौन था? मालवा का शासक था। कौन? देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त। कौन था? देवगुप्त था वो। ठीक है, जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है कि उसकी बहन को जेल में डाल दिया गया है, उसका और उसकी बहन का वध कर दिया गया है, तो राज्यवर्धन क्या करता है? वो देवगुप्त का वध कर देता है। देवगुप्त का वध कर देता है। इधर इसी समय राजश्री जेल से भाग जाती है किसी तरीके से। ठीक है, उधर देवगुप्त का एक दोस्त होता है जिसका नाम था गौड़ नरेश शशांक उसका नाम था देवगुप्त का। तो देवगुप्त की मौत का प्रतिशोध लेता है वो। कैसे? राज्यवर्धन को धोखे से उसकी हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर देता है। धोखे से हत्या कर देता है। ये सारी जानकारी, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन बॉक्स पे सबसे पहले तो अपनी बहन को ढूंढता है। वो किसके साथ मिलकर? बौद्ध भिक्षु दिवाकर मिश्र के साथ मिलकर। दिवाकर मिश्र के सहयोग से राजश्री को ढूंढता है वो। ठीक है, राजश्री को ढूंढ निकालता है। उसके बाद फिर उस शशांक को भी मार के अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है हर्षवर्धन की, क्योंकि उसका भाई तो जा चुका होता है। तो अब वो गद्दी पर बैठता है। कब? उसका राजतिलक कब होता है हर्षवर्धन का? 606 ईस्वी में। कब होता है? 606 ईस्वी में। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। ठीक, और अपनी राजधानी जो पहले थानेश्वर हुआ करती थी, उसको कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। कन्नौज स्थानांतरित कर लिया था। हर्षवर्धन की जो प्रमुख उपाधियाँ थी, वो उनमें से प्रमुख थी ये परम भट्टारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सार्वभौम, शिलादित्य। और परम माहेश्वर और परमेश्वर भी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको ये नोट्स कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आपको ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहेंगी, रोज़ मिलती रहेंगी, और आपका रिवीजन का बहुत अच्छी तरीके से होता रहेगा। ना सिर्फ रिवीजन, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको मिल सकते हैं, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर ये वीडियो पसंद आ रही है आपको तो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में ही क्या था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ठीक है, इसके उपनाम भी थे कई। एक तो यात्री को राजकुमार भी बोला जाता था, और दूसरा था ये नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। अच्छा, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बोला जाता था। ठीक है, लेकिन ये अगर वर्तमान शाक्य मुनि आए तब लगाना है ये क्या नाम है? ह्वेनसांग। ठीक है, चलिए आगे। ह्वेनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, कौन सी थी? सी यू की। ह्वेनसांग भारत में आया था 629 ईस्वी में, और 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध धर्म के कौन से? महायान शाखा की। किसकी? महायान शाखा का अध्ययन किया था इसने। और उस समय जो वहाँ के कुलपति थे
वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। अच्छा, ह्वेनसांग के अनुसार कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का अधिकार था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी वंश का राजा था, उन्हें 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन की क्या हो जाता है? हार हो जाती है और हर्षवर्धन का जो दक्षिण अभियान था वो रुक जाता है। इससे आगे वो आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ नर्मदा नदी तक ही उसका साम्राज्य सीमित रह जाता है। सही है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को समर्पित तथा रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इस बात की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ऐहोल अभिलेख से। सही है। चलिए बात कर ली जाए इसके दरबारी कवियों की, तो इसके दरबारी कवि कौन कौन से थे? एक थे बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखा था? जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी 2 पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। मयूर भट्ट थे दूसरे, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक, ये 2 पुस्तकें लिखी थी इन्होंने। 2 रचनाएं थी इनकी, मयूर शतक और सूर्य शतक। अच्छा, हर्षवर्धन खुद भी रचनाएं लिखते थे। कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इन्होंने? नागानंद, कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। ह्वेनसांग ने कन्नौज को व्यापारिक केंद्र बताया था कि ये व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कन्नौज में। ठीक है। और हर्षवर्धन की सेना का नाम क्या था? चतुरंगणी, और उसके सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद बोला जाता था। ठीक है। ह्वेनसांग के सम्मान में और उसके स्वागत में हर्षवर्धन ने 2 महासम्मेलन करवाए थे, एक प्रयागराज में और दूसरा कन्नौज में। ठीक है। अगर इसके धर्म की बात कर ली जाए, किसके? हर्षवर्धन के धर्म के, तो प्रारंभ में तो इन्होंने शैव धर्म अपना रखा था। कौन सा? शैव धर्म। लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो महायान शाखा थी उसको। ठीक है। हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे। किसका? हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन कराते थे। ठीक है। हर्ष के समय जो सिंचाई यंत्र यूज होता था उसे तोला यंत्र बोलते थे। कौन सा यंत्र बोलते थे? तोला यंत्र बोलते थे। सही है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो हर्ष के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा, हर्ष के समय में या ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय, दोनों में से कोई भी पॉइंट आता है। ठीक है। तो उस समय सूती वस्त्र का जो केंद्र माना जाता था वो मथुरा को माना जाता था। किसको? मथुरा को माना जाता था। ठीक है। और हर्ष के शासनकाल में पुलिसकर्मियों को चाट या भाट की संज्ञा दी जाती थी और पुलिस अधिकारियों को दंडपासिक तथा डांडिक के नाम से आता था। किसके नाम से? डांडिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। हर्ष की जो मंत्री परिषद थी उसमें अलग ही शब्दावली यूज होती थी। वो कौन सी थी? ठीक है। वो थे क्या? भंडी। किसको बोलते थे? जो प्रधान सचिव होता था उसे भंडी बोलते थे। सिंहनाद किसे बोलते थे? बता ही दिया कि वे सेनापति को बोलते थे, जो प्रधान सेनापति था उसे बोलते थे। कुंतल किसे बोलते थे? जो अश्व सेना का प्रधान होता था, घोड़े की जो घोड़े का देख रेख करते थे उनका जो प्रधान होता था उसे कुंतल बोलते थे। और ये स्कंदगुप्त किसे बोलते हैं? जो गज सेना का, जो हाथियों की सेना थी ना, हाँ, उनका प्रमुख जो होता था उसे स्कंदगुप्त बोलते थे। अच्छा, इसके बारे में एक और प्रमुख तथ्य ये है कि हर्ष ने कश्मीर से बुद्ध का दांत लाकर कहाँ रखा था? कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। कहाँ? संघाराम में। ये ध्यान रखना, संघाराम है, ये सासाराम नहीं है, संघाराम है। ठीक है। कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। अच्छा, हर्षवर्धन की पत्नी का नाम क्या था? दुर्गावती। और इसके 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? इसकी पत्नी का नाम दुर्गावती और इसके पुत्र थे, एक का नाम था भाग्यवर्धन और दूसरे का कल्याणवर्धन। क्या नाम था? एक का भाग्यवर्धन और दूसरे का कल्याणवर्धन। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हर्षवर्धन से रिलेटेड थे। पेट के एग्ज़ाम में, UPSSC पेट के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हालांकि कुछ चीज़ें आती हैं बाहर, लेकिन वो इतनी उलझलाऊ होती है कि वो किसी पे नहीं आ पाती हैं। अगर जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो यहीं से बनेंगे और आप निश्चिंत होकर इन्हें कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से। थोड़े से ही पॉइंट है और जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।
आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत काम में आते हैं, ठीक है। इनकी अहमियत समझिए, और जब एग्ज़ाम्स पास में आते हैं तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएंगे कि इनकी अहमियत क्या है। सही है। चलिए अब ख़त्म करते हैं हम अपना लेक्चर यहीं पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपको फिर बोला जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हर जगह नहीं मिलती हैं और आपको ये बहुत ही काम की वीडियो है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।